हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट्स हम लोगों ने कर रखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्यों उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये सब पढ़ रखा था। क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ रखा था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सब के बारे में डिटेल में पढ़ रखा था। ये देखा था कि एटम के अंदर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट के पार्ट्स में कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो हम लोग शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल इन एन एटम, ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल किया जाता है किसी एटम के अंदर, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जिनकी वजह से, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग एटम्स के अंदर ऑर्बिटल फिल करते हैं, दैट इज अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल, क्यों कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एक करके हम लोग सारी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला है आपका शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 4 किस्म के ऑर्बिटल मेनली हम लोग, और भी होते हैं बट हम लोगों ने 4 के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम पे। एस ऑर्बिटल, पी एस सबशेल, ठीक है, एस सबशेल के बारे में पढ़ा था, पी सबशेल के, पी डी एंड एफ 4 के बारे में पढ़ा था। अब इन्हीं के हम लोग को शेप को डिस्कस करना है कि इनके किस तरह के शेप होते हैं, ठीक है। सो एस का स्पेरिकल होता है शेप, पी का आपका डंबल शेप होता है, डी का आपका डबल डंबल शेप होता है। अब ये जो स्पेरिकल आपको दिख रहा है तो ये एस का है, ठीक है, ये हाफ कट है, ये बीच में से आधा काटा गया है। अगर इसको पूरा स्पेयर के फॉर्म में आप इमेजिन कर लो तो वो आपका कौन सा शेल सबशेल हो जाएगा, आपका एस सबशेल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन पी जो होता है ये इस तरह से आपको डबल डंबल शेप दिख रहा है, ये 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं तो तीनों आपको डबल डंबल शेप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब 1-2 टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो पहले पढ़ लेते हैं। नोडल सरफेस और नोड, नोडल सरफेस और नोड क्या होता है, ठीक है। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर इज 0, ऐसा रीजन न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना कम हो, 0 हो, कम ना हो, 0 हो, उसको हम लोग नोडल सरफेस या फिर नोड बुलाते हैं, ठीक है। तो स्पेरिकल नोड और रेडियल नोड, 2 टाइप के नोड्स होते हैं, एक होता है स्पेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड और दूसरा होता है आपका एंगुलर और प्लेनर नोड। स्पेरिकल और रेडियल नोड क्या होता है, एक पूरे 3D में स्पेयर, जैसे कि ये आपका एस है, ठीक है, एस सबशेल है, तो अभी बताया था एस सबशेल आपका स्पेरिकल होता है, एक बॉल की तरह होता है, ठीक है। तो उसका बीच में का जो पोर्शन है, जैसे ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये पूरा राउंडेड 3 डायमेंशनल में, इसको स्पेयर के फॉर्म में इमेजिन कीजिए। उस पूरे स्पेस में अगर वाइट वाले, जहाँ पे भी वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये बीच वाला तो आपका न्यूक्लियस है, उसके बाद जो वाइट कलर का रिंग नज़र आ रहा है, अगर उस पूरे में आपको पूरा स्पेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 है, तो वो कौन सा नोड हो जाएगा, स्पेरिकल और रेडियल नोड हो जाएगा। स्पेरिकल और रेडियल नोड की वैल्यू हम लोग n-l-1 से निकालते हैं, ठीक है, वॉट एवर द गिवन वैल्यू ऑफ n माइनस l की वैल्यू -1। तो अगर s के लिए देखा जाए, 1s के लिए देखा जाए तो कैसे निकालेंगे 1s ऑर्बिटल के लिए, n की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 1 है, ठीक है, l की वैल्यू क्या है, 0 है और -1, तो दिस 1 विल कैंसिल आउट। तो जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें जो रेडियल या फिर स्पेरिकल नोड होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो 1s में बिल्कुल नहीं होता है। इसी तरह अगर हम लोग 2s में कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, l की वैल्यू अगेन आपकी 0 है क्योंकि s है, देन 1,
2 - 1 यानी 1 होगा। तो यानी 2s में देखिए बीच वाला तो आपका न्यूक्लियस है जो बीच में वाइट कलर का है, और जो ऊपर में एक वाइट कलर का सरफेस दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, नोड हो गया, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगुलर और प्लेनर नोड। अब ये 3 डायमेंशनल में स्पेयर में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, उसको हम लोग बोल रहे थे एंगुलर और प्लेनर, यानी 2 डायमेंशनल में अगर किसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना आपकी 0 है या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, देन इट इज कॉल्ड एज प्लेनर नोड्स या फिर एंगुलर नोड। अब जैसे कि ये आपका डम्बल शेप है, ठीक है, तो आइदर इस लोब में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या फिर इस लोब में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इन बिटवीन से जो आपका प्लेन गुजर रहा है वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बीच में एक आपको प्लेन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इस वाले में या फिर इसमें px py pz तीनों दे रखे हैं यहाँ पे। तो वो जो प्लेन है ब्लू कलर का वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपका कौन सा नोड हो गया, एंगुलर या फिर प्लेनर नोड हो गया। नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स कितने होते हैं, एल हैं, जितने एल की वैल्यू उतने नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब एल की वैल्यू फॉर पी एस ऑर्बिटल एल की वैल्यू 0 होती है, तो नंबर ऑफ नोड्स उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप लोग पी में कैलकुलेट करो तो पी के लिए पी में कितने वैल्यू होती है, एल की 1 होती है, तो पी में आपका एंगुलर या फिर प्लेनर नोड कितना है, 1 है। ये जो ब्लू कलर का पी ऑर्बिटल में से एक ब्लू कलर का जा रहा है, यानी इसी प्लेन में एक आपको इलेक्ट्रॉन 0 है, नहीं मिल सकता है, तो 1 हो गया। ठीक है, और ये सम टोटल स्पेरिकल और एंगुलर नोड को जब मिलाते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है, उसकी वैल्यू कैसे देते हैं, n-1, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो वहाँ पे आपका कोई नोड नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 - 1 नोड वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके नोड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब शेप यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए 1s है। ठीक है, 1s है तो वहाँ पे कोई नोड नहीं है, ये 2s दे रखा है, तो बीच में आपका न्यूक्लियस है, और ये जो आपका विदाउट प्लेन सरफेस जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। तो ये प्लेन में आपका नहीं है, 2 डायमेंशनल में मत सोचिएगा, 3 डायमेंशनल में सोचिएगा, पूरे स्पेरिकल फॉर्म में सोचिएगा। तो बीच में से आपका पूरा जहाँ पे नहीं मिल सकता है वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इमेजिन कर सकते हैं आप लोग जैसे नारियल है। ठीक है, नारियल का ऊपर वाला जो कवर होता है वो हार्ड होता है, और बीच में आपके वाइट कलर का नारियल मिलाता है। ठीक है, और उसके बीच में आपका क्या होता है, पानी होता है। तो पानी को इमेजिन कर लीजिए आप लोग कि वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। जो वाइट कलर का पोर्शन है वहाँ पे पूरा 3 डायमेंशनल में होता है ना, वो प्लेन में तो नहीं होता है। तो वाइट कलर का जो पोर्शन है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, जो हार्ड पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो नारियल को इमेजिन करके आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से स्पेरिकल नोड होता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है पी ऑर्बिटल। देखिए ये डंबल शेप है, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डंबल जो है वो अरेंज है। ये पी वाई ऑर्बिटल है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग इसका डंबल अरेंज है। एंड ये पी जेड है। तो जैसे कि पी का वैल्यू आपका क्या होता है, एल का वैल्यू आपका 1 होता है पी के लिए। ठीक है, तो लास्ट उसमें देख रखा था, अगर एल की वैल्यू कितने ऑर्बिटल्स एम एल कितना पॉसिबल होगा, तो -L से +L तक, यानी -1 0 एंड +1 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। तो यही 3 ऑर्बिटल हैं, px py एंड pz। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये d ऑर्बिटल है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई थी, d के लिए 2 हो गई थी। ठीक है, तो कितना ml पॉसिबल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना पॉसिबल है आपका, -2 -1 0 +1 एंड +2, यानी 5 पॉसिबल है। तो कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो डी वाई जेड है, डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पूरा आपका ऑर्बिटल्स का शेप देखिए दिखा रखा है, किस तरह से डबल डबल शेप है आपको, और किस तरह से अरेंज है तीनों कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, वो सारा यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसको हम लोग Z इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं।
द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटर शेल, अब बीच में क्या है आपका न्यूक्लियस है, अंदर में ऑर्बिट है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड देन आपका आउटर शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के शेल्स में, और बाहर के शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन है। तो कितना चार्ज इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे भी होगा अंदर वाले पे, और इसी पॉजिटिव का यहाँ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो हो रहा होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये इस न्यूक्लियस के पास आना चाहता होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, आउटर मोस्ट भी नेगेटिव है, अंदर में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन बीच में जो आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो इसको रिपल करेगा, इसको स्क्रीन कर रहा है, इसको शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस के पास आने देने से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। द शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से कौन रोक रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसी इफेक्ट को क्या बुलाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से सपोज, फिर से बना लेते हैं, सपोज यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था या दो इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ आउटर शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा होता इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है और वो उसको रोक रहा है उसके पास में आने से, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वॉट एवर द पॉजिटिव और वॉट एवर द इंटरेक्शन इज देयर बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लोअर डाउन, कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जेड इफेक्टिव जो है, वो कम होगा। जितना इसको, अगर ये एब्सेंट रहता है यहाँ पे, इसको जितना प्यार मिल रहा था उतना प्यार न्यूक्लियस से नहीं मिल पाएगा, वो दूर दूर ही रहेगा। ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस जो है आपकी मम्मी है। ठीक है, ये आपका छोटा भाई है और ये आप लोग हो। ठीक है, तो जब छोटा भाई आया तो उसने क्या किया, आप लोग को मम्मी की गोदी से दूर रखा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है। आप लोग अगर मम्मी के पास जाना चाहोगे, मम्मी के गोदी में सिर रखना चाहोगे, तो छोटा भाई बीच में आ जाएगा, बोलेगा नहीं दूर रहो, तो स्क्रीन कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट है। तो यही छोटा भाई आपका क्या कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहा है। और मम्मी का भी ध्यान अब बढ़ जाएगा, मम्मी थोड़ा कम, आपको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा कम प्यार तुमको मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत ले लेना। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज एनर्जी। अब एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल्स की, n प्लस एल वैल्यू पर डिसाइड करते हैं। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एन। अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो उस कंडीशन में द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। तो उस कंडीशन में जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब एटम्स अरेंज होते हैं, किसकी एनर्जी, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। अब किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, कैसे पता चलेगा? तो एक चीज़ कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम लोग, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में ये आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोर मॉडल में देखा था किस तरह से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, किस तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे फार्मूला के थ्रू फॉर द इलेक्ट्रॉन। और जो ट्रांजिशन हो रहा था उसमें हम लोगों ने स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट किया था। ठीक है, और वो नेगेटिव वैल्यूज में आया था, जो एनर्जी था वो नेगेटिव वैल्यू में आया था। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, ठीक है, तो ये स्टेबल है, एक तरह से पास में है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, इनफाइनाइट लेवल पे उसकी एनर्जी
मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में आ रही थी, ठीक है, तो वो एनर्जी सबसे कम है, और इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी हम लोगों ने असाइन कर रखी है 0। इनफाइनाइट पे जब इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, तो जब n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि n+l की वैल्यू पे एनर्जी हम लोग डिसाइड करते हैं, और अगर किसी दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू सेम हो गई, उस कंडीशन में हम लोग n की वैल्यू देखेंगे, अगर n की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट आते हैं फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल इन एन एटम। किस तरह से फिल करते हैं, तो तीन प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फिल करते हैं। तो पहला है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। क्या है ये, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ऑर्बिटल्स जो हैं वो देयर इंक्रीजिंग, सबसे कम वाले एनर्जी को पहले फिल करेंगे, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले को, फिर जिसकी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कम एनर्जी लगेगी तो उसमें पहले जाएगा, फिर जिसमें ज़्यादा लगेगी तो उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये इस तरह से अगर हम लोग लिख लें, ठीक है, और इस तरह से एरो बना लें, तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता देगा। वही यहाँ पे लिख रखा है 1s, देखिए एरो इधर जा रहा है तो 1s 2s, फिर एरो 2s पे आ रहा है तो 2s 3, देन आपका 2p एंड देन 3s, तो 2p 3s, फिर आपका 3p 4s आ रहा है तो 3p 4s आ रहा है। 3d आपका बाद में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3d आपका बाद में आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम है तो पहले आना चाहिए था, लेकिन 3d आपका बाद में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें आप लोग वो n+l वाला रूल लगा के देख सकते हो कि जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और जिसकी ज़्यादा उसकी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जो भी n, l, ml और ms की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। अगर किसी की n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, ml की वैल्यू सेम है, ठीक है, उस कंडीशन में उसकी ms की वैल्यू बदल जाएगी, यानी या तो इलेक्ट्रॉन वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, बट यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ms की, यानी स्पिन की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक प्लस हाफ हो जाता है और दूसरा माइनस हाफ हो जाता है। कभी भी अगर ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपवर्ड या फिर दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं देखोगे, एक अपवर्ड एरो होगा दूसरा डाउनवर्ड एरो होगा, यानी डिफरेंट स्पिन का होगा। इसी को दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, दोनों का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, Hund's rule of maximum multiplicity। ये क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल PDF, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्युपाइड। पेयरिंग यानी सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ आपको, किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होती है। अब S वाले में तो एक डाल लिया, इसके बाद इसकी पेयरिंग होनी ही है, ठीक है। P वाले को कंसिडर करते हैं हम लोग, P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये तब तक इसकी पेयरिंग नहीं होगी, यानी पहले ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि तीनों में एक एक ना हो सके, ठीक है। जब तीनों में एक एक हो जाएंगे तब आपका यहाँ पे पेयरिंग शुरू होगा। ये वही पिज़्ज़ा वाली कंडीशन हो गई कि एक एक पीस पहले सबने ले लिया, उसके बाद बचा तो फिर वहाँ पे पेयरिंग यानी 2-2 पीस आपने निकालना शुरू हुआ किया। तो यही है आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करते हैं। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का आपका, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक 1s पॉसिबल है।
अब एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और s के ऊपर हम लोग 1 लगा देंगे, यानी s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हीलियम का देखते हैं। हीलियम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 1s, अब s है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितना पॉसिबल होता है, 2 पॉसिबल होता है। तो इसमें 2 भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1s2 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे बेरिलियम का दे रखा है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 1s2 में आपका लोएस्ट है 1s, देन आपका 2s में फिल करते हैं तो 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देन आपका 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दोनों में पेयर्ड होगा। तो ये आपका बेरिलियम का हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़े से हैवियर एटम्स ले लिए गए, जैसे कि नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 9 एंड देन नियॉन का 10, ठीक है। यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसका पेयर किया, फिर पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसका पेयर किया। अब p वाले में क्या होगा, पहले हम लोग को पेयरिंग करेंगे, पहले हम लोग इसको सिंगली ऑक्युपाइड करेंगे एंड देन अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तब इसमें हम लोग पेयरिंग शुरू करेंगे। तो 4 यहाँ पे हो गया था, देन 5, 6, 7 खत्म हो गया। अब इसको पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p, 3p में 3 है। अब ऑक्सीजन का देखते हैं तो 1s2, 2s2 एंड देन 7 सिंगल ऑक्युपाई कर रहे थे, 7 था, बट इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 8 के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पेयर कर दिया, तो 2p4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई, उसके बाद से हम लोग का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरीन में। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो सेकेंड ऑर्बिटल में भी पेयरिंग पॉसिबल है। देन नियॉन में एक और बढ़ जाएगा तो थर्ड ऑर्बिटल में भी आपका पेयरिंग पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट एटम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे ट्रेंड्स देखेंगे, एटॉमिक ट्रेंड्स जो भी होते हैं आपके, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से बढ़ता है घटता है, इफेक्टिव, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, तो ये किस तरह से कम या ज़्यादा होता है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, किस तरह से बढ़ता घटता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहीं पे आपका एक चीज़ और आएगा कि कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो उसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर वही थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ा सा हल्के उससे खड़ा है, अब जैसे तुम्हारा फ्रेंड है, अगर आराम से बैठा हुआ है पूरा के बेंच पे तो उसको हिला पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर वो स्टेबिलिटी के साथ बैठा है, और एकदम बॉडी को एकदम लूज छोड़ के बैठा हुआ है तो उसको एक झटके में तुम नीचे गिरा सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो अगर वो स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें देखना है कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल क्यों होता है। तो 2 रीज़न है, एक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पे सिमेट्री होती है, हर जगह आप लोग को भी सिमेट्री पसंद है, तो जहाँ पे सिमेट्री होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो अगर सिंगली ऑक्युपाइड है यानी सिमेट्री है, यहाँ पे किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सब बराबर, तो जब सब बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो यहाँ पे भी आपको सिमेट्री दिख रही है, सब बराबर, तो सब बराबर यानी स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एक टर्म यूज हो रहा है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो उसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बुलाते हैं। जैसे कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो तीनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी, तो तीनों ऑर्बिटल्स क्या हो गए आपके, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरह आपके डी में 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है, 5 पॉसिबल हैं, तो पांचों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, तो ये पांचों क्या हो गए, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये एक्सचेंज एनर्जी, जब टू एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन in the degenerate orbitals of a subshell exchange their position which releases energy called as exchange energy। जब 2 या 2 से ज़्यादा जो भी हों, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे अपने, और सिमिलर स्पिन है यानी अपवर्ड है तो अपवर्ड ही है, डाउनवर्ड नहीं होगा। तो जब सिमिलर स्पिन के हैं तो ये क्या करेंगे अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो जब पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो कभी भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो चीज़ होती है वो स्टेबल हो जाती है। अब जैसे कि आप लोग दिन भर बहुत काम करते हो, ठीक है, अगर एनर्जी आपसे क्या हो रही होती है, लूज़ कर रहे होते हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, उसके बाद रात में थक जाते हो यानी स्टेबल हो जाते हो, थक के आराम से सो जाते हो। अब एक छोटा बच्चा जो होता है वो दिन भर बहुत उछल कूद मचा रहा होता है, ठीक है, एनर्जी खूब ज़्यादा होती है तो वो उसको इन्वायरमेंट में अपने निकाल रहा होता है, कुछ तोड़ फोड़ के इधर उधर कूद के, ठीक है, और रात में क्या हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। तो इस एक्सचेंज से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब जब एनर्जी रिलीज होगा तो आपका स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी दो कंडीशन की वजह से होता है, पहला है सिमेट्रिकल सब बराबर, और दूसरा है स्टेबिलिटी, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, डी ऑर्बिटल का दिखा रखा है कि डी ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में सिंगली ऑक्युपाइड है, सबका स्पिन जो है सेम है। तो पहला जो है वो कितनों से अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, तो 4 एक्सचेंज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ पे चारों ऑर्बिटल से अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 से अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, पहले से तो उसने पहले ही यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, तो बाकी रेस्ट 3 से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। जो थर्ड वाला है वो सॉरी 2 एक्सचेंज, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2, यानी सेकंड पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने एक्सचेंज कर सकता है, 3 एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह थर्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 एक्सचेंज कर सकता है, फोर्थ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 एक्सचेंज कर सकता है, बाकी वाले एक्सचेंज हम लोगों ने पहले काउंट कर लिए हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये आपका स्टेबिलिटी अटेन करता है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपका इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्द लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बाकी जितने भी लिंक्स दे रखे हैं आप लोग को, बाकी 4-5 पार्ट में हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आप ज़रूर पाँचों पार्ट देखिएगा। थैंक यू सो मच।